हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है अपना दूसरा पार्ट करेंगे राजस्थान की रजत बूंदे, जिसको लिखा है अनुपम मिश्र ने। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कंटिन्यू ही जल संकट बना रहता है, आज से नहीं कई वर्षों पूर्व तक। और अलग अलग प्रकार से राजस्थान के लोग जो है उस जल संकट को दूर करने के लिए प्रयास करते रहे हैं। तो यहां पर हमारे इस पाठ के अंदर एक कुएं नाम का जो है उसका अध्ययन करेंगे अपन कि किस प्रकार कुइयां खोदकर और वे पानी का जो संकट था, जल का संकट था, उससे वो निजात प्राप्त करते थे। जैसे अपन पढ़ते हैं कुआं शब्द, वैसे यहां पर जो पाठ का शीर्षक है वो राजस्थान की रजत बूंदे क्यों रखा है उसके बारे में भी जानेंगे। आप देखिए कुएं और कुआं, ये दो शब्दों से ऐसे आप समझोगे। यदि आप इस पाठ के अंदर आगे अपन ये भी देखेंगे कि कुआं और कुएं के अंदर अंतर भी बताया हुआ कि कुएं क्या चीज है, कुआं क्या चीज है। यदि अपन पुल्लिंग माने स्त्रीलिंग तो ऐसे कुआं पुल्लिंग हो गया और कुएं स्त्रीलिंग हो गया, इस तरह समझ सकते हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुआं बड़ा होता है और कुएं क्या होती है, छोटी। यद्यपि केवल यही बात नहीं है, कुआं और कुएं में और भी बहुत सारे अंतर है, बट मूल यदि ये समझा जाए तो कुआं बड़े आकार का होता है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और गहराई में भी। और कुएं जो होती है उसका जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है कम होती है। तो इस आधार पे इस शब्द का जो परिचय है वो आप लोग जान दो। और सिस्टम भी अलग रहेगा। सिस्टम क्या होता है कि कुआं जो है प्राचीन काल में लोग हाथों से खोदकर तब तक खोदते रहते थे जब तक भूतल से पानी नहीं आ जाए। लेकिन कुएं का सिस्टम जरा अलग है। कैसे कि कुएं की खुदाई उन भागों में ही होती है जिन भागों में आमतौर पर जो है एक खड़िया पट्टी, जिसका नाम आपके आगे आएगा, खड़िया पट्टी या रेजानी पट्टी। अब ये एक्चुअल में है क्या कि विशेष प्रकार की एक पत्थर की पट्टी चलती है, उस पट्टी के आने पर ही वो खुदाई संभव हो सकती है। अगर वो रेजानी पट्टी या खड़िया पट्टी नहीं है तो फिर उस कुएं की खुदाई नहीं हो सकती। अब आप देखो वो पता कैसे चलता है, जो इस प्रकार का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, जो कुएं के बारे में जानते हैं, उन लोगों को भली भांति परिचित होता है कि यहां पर जो है कुएं खुदाई संभव है। क्योंकि वो कुछ तो ऐसे पता कर लेते हैं कि पहले से यहाँ कुएं की खुदाई हो रखी है, तो वहां निश्चित तौर पर काफी एरिया 1-2 किलोमीटर तक जो है आपके वो खड़िया पट्टी चलती है, पत्थर की एक विशेष पट्टी होती है। अब आमतौर पे सिस्टम क्या है, देखो आप लोग देखते हो कि धरती के ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है, वो बारिश का पानी चाहे कितनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुआ हो, लेकिन कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि वो पानी वहां से विलुप्त हो जाता है। कहां गया वो पानी? तो ऐसा है कि कुछ पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और कुछ पानी जो है अंदर समा जाता है। अब आप देखिए कुएं का सिस्टम क्या है। जहां पर वो खड़िया पट्टी चलेगी वहां पर तो कुएं जो है वो खड़िया पट्टी उस पानी को रोक लेगी और वहां कुएं की खुदाई संभव होगी। मान लीजिए वो खड़िया पट्टी नहीं है तो ऊपर वाला जो पानी है, धरती के ऊपर वाला, वो ठेठ नीचे चला जाएगा। और मान लीजिए भूजल जो कुएं वाला पानी है वो खारा है, तो वो पानी, मीठा जो पानी है बारिश वाला, वो भी खारे पानी में मिल करके कैसा बन जाएगा? खारा। तो उन इलाकों के अंदर कुएं खोदी जाती है जिन इलाकों में कुएं का पानी खारा होता है या अलग प्रकार का आता है, तो वहां पर ये कुएं जो है मीठा पानी देती है। और ऐसी कहावत है कि प्रतिदिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के नाम से जानी जाती है। कैसे कि कुएं के अंदर ऐसा नहीं है कि पानी है भरपूर मात्रा में मिलता है, नहीं, ये प्रतिदिन बूंद बूंद पानी रिश्ता है इसमें। जो खड़िया पट्टी के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है धरती के ऊपर वाला, वो पट्टी उस पानी को रोक लेती है और फिर रिश्ते हुए धीरे धीरे पानी की बूंद नीचे गिरती है और वो पानी 2 घड़े इकट्ठे हो जाता है और एक गांव में अलग अलग परिवार की अलग अलग कुइयां होती है। तो इस प्रकार कुएं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियों का अध्ययन अपन इस पाठ में करेंगे। अब बात यदि इस शीर्षक की है राजस्थान की रजत बूंदे, तो राजस्थान एक शुष्क प्रदेश माना जाता है, रेगिस्तानी प्रदेश माना जाता है। वहां पर पानी की बूंदे सोने चांदी से कम महत्व की नहीं है। दूर दराज के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां के लोगों को पानी के लिए बार बार किल्लत का सामना करना पड़ता है, एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इसलिए इसका जो शीर्षक है वो राजस्थान की रजत बूंदे रखा गया है। अनुपम मिश्र ने बड़े गजब के सुंदर ढंग से इसको जो है हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब देखिए 3 प्रकार के पानी की चर्चा यहां पर लेखक करेंगे। एक तो होगा आपके पालर पानी, एक होगा पाताल पानी
और एक तीसरा होगा रेजानी पानी। ये 3 प्रकार के पानियों की जो चर्चा इस पाठ के अंदर आपके करेंगे। अब पालर पानी कौन सा है? जो बारिश से प्राप्त होता है उसका नाम क्या कहलाते हैं? पालर पानी। पाताल पानी कौन सा है? जो कुओं से खोदकर हम प्राप्त करते हैं, पाताल से, भूजल से, वो कहलाता है पाताल। और जो ना पालर है ना पाताल है, बीच का जो पानी है जिसको अपन कुएं से प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है रेजानी पानी। ये जो प्राप्त करते हैं पालर पानी, वो तो होता है किससे? वर्षा से। और जो पाताल पानी प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? कुएं से। और रेजानी पानी किससे प्राप्त करते हैं? कुएं से। तो इस प्रकार का वर्णन जो है इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो खुदाई करने वाले लोग हैं, जैसे कुएं शब्द है बार बार आपके सामने आएगा। अब इसकी खुदाई जो कुएं की करने वाले लोग होते हैं वो चेजारो कहलाते हैं या चेलवांजी कहलाते हैं, ध्यान रखना होगा आपको। और ये जो कुएं खोदने का काम है ये आपके चेजो कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजो। अब यहां पर ये आपके सामने प्रश्न खड़ा होता है, क्या हर कोई कुएं खोद सकता है? नहीं, इसके एक्सपर्ट होते हैं, इसकी खुदाई करने में माहिर लोग होते हैं, फिर इसकी चुनाई की जाती है, इसको बांधा जाता है, बढ़िया ढंग से तैयार किया जाता है। जैसे मकान बनाने के लिए आमतौर पर कोई पत्थर रखना हर कोई रख दे, लेकिन कलाकारी से मकान वही बना सकता है जो मकान का कारीगर है। तो कुएं के बारे में भी ऐसा मान्यता है कि कुएं केवल वही लोग बना सकते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है। अब हम अध्ययन जो है करते हैं राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का शुरू करते हैं कि पसीने में तरबतर चेलवांजी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हुई चेलवांजी। चेलवांजी जो कुएं खुदाई करने वाला कारीगर होता है उसको चेलवांजी बोलते हैं। तो पसीने से तरबतर है, कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है, मतलब जो गोला है ना ये बहुत ही छोटा होता है, संकरा होता है। ऊखरू बैठे, ऊखरू का मतलब होता है कि वो पैर फैला के, हाथ फैला के नहीं बैठ सकता, अपने पैरों पे टिक के बैठना पड़ता है, उसको शॉर्ट अवस्था में बैठना पड़ता है क्योंकि उसका गोला कम है। चेलवांजी की पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, इसलिए खुदाई यहां किससे की जाती है? बसोली से। कई प्रकार के ऐसे शब्द आएंगे जिनके बारे में अपने को पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। जिस औजार से कुएं खोदी जाती है वो पावड़ा या कुल्हाड़ी नहीं होती, ध्यान में रखना। उसका नाम क्या है? बसोली है। जिससे कुएं खोदी जाती है उसका नाम क्या है? बसोली है। बसोली छोटी डंडी की होती है, फावड़े के जैसा छोटा औजार होता है, नुकीला फल लोहे का और हत्था किसका होता है? लकड़ी का। अब फावड़ा क्या होता है? उसका जो फलक है वो भी चौड़ा होता है और जो उसका डंडा है वो भी लंबा होता है, तो फावड़े से आप उसकी खुदाई कर नहीं सकते, इसलिए बसोली नामक एक औजार बनाया हुआ है जो छोटे फावड़े जैसा होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। ऐसा आमतौर पर आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे जैसे अपने धरती के अंदर नीचे जाते रहेंगे या ऊपर की ओर जाते रहेंगे तो हवा जो है कम होती जाती है, ऑक्सीजन कम मिलनी शुरू होती है, उमस बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जो वो नीचे खुदाई करेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। और उस अवस्था में क्या करते हैं कि जो नीचे खुदाई कर रहे हैं उन लोगों को गर्मी होगी, वो पसीने से भीग जाएंगे। तब ये ऊपर खड़े जो लोग हैं वो अपने हाथों में ऐसे सीधे मुट्ठी से फेंकेंगे, तब तो हवा जाएगी नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने हाथों में मिट्टी लेते हैं ताकि उसका जो मिट्टी का बोझ है उसके साथ हवा नीचे पहुंच जाए और उसको थोड़ी थोड़ी। देखो आजकल तो मशीनीकरण हो गया, बहुत सारे आधुनिक संसाधन आ गए, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कोई था नहीं, तो लोग जुगाड़ से काम चलाते थे। तो ये हवा फेंकने का जुगाड़ मान सकते हो, जुगाड़। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे जाती है और गहराई में दम घोटू गर्म हवा, दम घोटने वाली, वो ऊपर आती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर नहीं लगे, इसलिए वो अपने सिर पर या तो कांसे का बना हुआ या पीतल का बना हुआ या किसी अन्य धातु का बना हुआ एक टोपा अपने सिर के ऊपर पहनते हैं। देखो कितने वैज्ञानिक सिस्टम है, मतलब ये वैज्ञानिक जिस तरह काम करते हैं वैसे वो लोग बड़ी ही अद्भुत तरीके से हर प्रिकॉशन लेकर, हर सावधानी लेकर काम करते हैं कि मान लो रेत फेंकते हैं तो नीचे खुदाई करने वाले के सिर पे चोट लग जाए, कंकर लग जाए, इसलिए उन्होंने सिर पे क्या पहन रखा है? टोपा पहन रखा है ताकि वो कोई चोट उसके सिर के ऊपर नहीं लगे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है, ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत के कंकड़
और पत्थर नीचे गिर सकते हैं, तो इनसे भी चेलवांजी का सिर क्या करेगा, बचाएगा। चेलवांजी, अब बार बार ये चेलवांजी आ रहा है, आखिर ये है क्या, तो आपको परिभाषा देकर बताएंगे। यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी लेखक ने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये इधर जो कुएं का चित्र आपके सामने पेश किया हुआ है, यहाँ पर ये जो कुएं को जिस प्रकार से बांधा गया है सीमेंट इत्यादि से, चूने से, या जो लकड़ी इत्यादि है या ईंटों से, इसका भी वर्णन यहाँ पर क्लियरिटी से किया हुआ है। ये चित्र आपके सामने कुएं का चित्र दिया हुआ है। अब आप देखो चेलवांजी कौन है। चेलवांजी को चेजारो भी कहा जाता है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग क्या कहलाते हैं, चेजारो उर्फ चेलवांजी। ये प्रश्न भी आता है कई बार कि चेलवांजी किसे कहते हैं, उर्फ चेजारो किसे कहते हैं। तो कुएं की चिनाई में और खुदाई में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, दक्ष लोग, होशियार लोग होते हैं, उसको कहते हैं। और ये जो काम किया जाता है कुएं खोदने का, उसका नाम है चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। यदि कुआं पुल्लिंग है तो कुएं क्या है, स्त्रीलिंग है। बिल्कुल सही बात है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं भी कम नहीं है। अब आप देखो, ये ज्यादातर राजस्थान के संदर्भ में पाठ लिखा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की नौबत राजस्थान में ही आती है। तो राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज्यादा होती रहती है। अब वो डिपेंड करता है उस खड़िया पट्टी पर। आप मान के चलो कि यदि खड़िया पट्टी अगर कुछ खोदने पे आ गई तो फिर वो कम खुदाई होगी। खड़िया पट्टी गहराई से खोदने पे आई तब उसको ज्यादा खोदा जाएगा। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुएं भूजल से ठीक वैसे ही जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। मतलब ये पानी तो बारिश वाला ही है, लेकिन ये भूजल में जाने से रोक देती है उस पानी को, तब भी वर्षा नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहां वर्षा अधिक मात्रा में हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये नाम आपको याद रखना है। ये जो कुएं है कि नहीं है, इस बात का जो प्रूफ क्या है, इस बात का प्रमाण क्या है आपके सामने कि यहां पर कुएं खुद सकती है नहीं, तो ये आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, खड़िया पत्थर, खड़िया पट्टी या खड़िया पत्थर। यदि खड़िया पट्टी या पत्थर है तो वहां खुदाई संभव है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से ये दिखती नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह खुदाई करनी पड़ेगी। यदि एक जगह खुदाई करिए तो खड़िया पट्टी का सिस्टम है कि कम से कम 1-2 किलोमीटर तक चलती मतलब उस एरिया में कई कुएं खोद सकते हैं आप। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रही परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। देखो एक सिस्टम ये भी है कि मान लो उन क्षेत्रों में कुएं खोदे जाते हैं, वो तो बाद में पता चलता है कि पानी जो है खारा है, मीठा नहीं है, लेकिन उससे एक बात पता चल जाती है, क्या, कि वहां पर खड़िया पट्टी है। तो फिर कुआं भले ही सक्सेस नहीं हो, लेकिन खड़िया पट्टी होने के कारण कुएं सक्सेस हो जाती है। अब बड़े कुओं में पानी 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। अब देखो आजकल तो मीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से, इंच से, लेकिन पहले जो नापने का काम था वो भी हाथ से, और बारिश भी होती थी ना तो उसको अंगुलियों से नापते थे। आजकल तो कई तरह के तमाम आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण बन गए हैं जिससे बारिश नाप लेते हैं, लेकिन आज वाले और पहले वाले पानी को, बारिश को नापने का सिस्टम अलग था। पहले धरती के ऊपर पानी अंदर मापा जाता था, अब ऊपर नापा जाता है। पानी कोई बर्तन रख दिया जाता है, उसमें सेंटीमीटर, इंच से मापते हैं, और पहले धरती के अंदर खुदाई करते जाते थे बारिश के टाइम, और जैसे ही सूखी मिट्टी आनी शुरू हुई तब वो बंद कर देते, फिर अंगुली रखी जाती, जितने अंगुली वहां आती उतने अंगुल बारिश कहलाती थी। इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता, बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोदने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठ नहीं पाता, तब पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी है। अब देखो, दो आपको यहां पर प्रूफ बताती है। एक तो कुआं खोदते समय पता चल जाता है कि वहां खड़िया पट्टी है। एक वो जो अनुभवी लोग हैं वो पता कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई एरिया में पानी एकदम से धरती के अंदर बैठ गया, कल पानी खूब पड़ा था और आज जाके देखा तो वहां पानी है ही नहीं, मतलब पक्का है खड़िया पट्टी नहीं है। और यदि वहां नीचे खड़िया पट्टी है तो इसका मतलब वो पानी जहां एक दिन में वहां सूख गया था वो 3 दिन में सूखेगा। तो दूसरा प्रूफ ये है। अब आप देखिए, ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह
और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। वो क्या है, देखो कि रेत के कण बहुत क्या होते हैं, बारीक होते हैं। सही बात है, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र जैसे गुजरात में पाई जाती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, बिहार में। वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। लेकिन यहां पर जो है ना, अपने राजस्थान में यहां बिखरे रहने में संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहां परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती और भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। बड़ा ही सुंदर ढंग से इन्होंने प्रयास किया है कि आखिर सक्सेस क्यों है कुएं राजस्थान में। जैसे कुछ स्टेट्स के नाम बताए, एमपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आपके गुजरात है। उन एरिया में जो मिट्टी है वो और राजस्थान की मिट्टी में फर्क है। वहां की मिट्टी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी होती है और अपने इधर वाली जो रेत है वो मरुस्थल धोरे टाइप की, उसके कण बड़े होते हैं, इसलिए वो पानी को अपने अंदर समेटने में सक्षम है। ये बताना चाहते हैं आपको। एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का पैरा भी रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहां कुएं बन जाए तो उसका पेट उस खाली जगह चारों तरफ समाई नमी को फिर से बूंद में बदल देता है। फिर बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है और खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, मतलब धरती के अंदर और पूरा का पूरा जो है पानी कैसा होता है, खारा होता है। लेकिन ये बीच में कुएं वाला जो खड़िया पट्टी है वो नीचे खारा पानी और ऊपर अमृत जैसा मीठा पानी। इतना गॉड गिफ्टेड, इसको यदि अपन अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहे तो ये प्रकृति का उपहार है। मतलब आप मशीनों के द्वारा या और किसी माध्यम से आप इस जल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वो खड़िया पत्थर है, यदि वो खड़िया पट्टी है जमीन के अंदर, तभी कुएं सक्सेस है, अन्यथा कुएं खुदाई हो ही नहीं सकती। सीधे मिट्टी में वो ताकत नहीं है कि पानी को रोक सके, क्योंकि वो सीधा आपके पाताल में चला जाएगा पानी। अब आगे बढ़ते हैं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया। अब देखो यहां पर चित्र द्वारा समझाया हुआ, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। जो अपन ने पाठ शुरू किया उससे पहले चर्चा की थी, आपको वापस यहां पर बता देते हैं। सबसे पहला जो पानी दिया हुआ है आपके दिया हुआ है पालर पानी, दूसरा दिया हुआ है कौन सा रूप है, पाताल पानी, और तीसरा जो दिया हुआ है उस रूप का नाम है रेजानी पानी। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी चर्चा यहां पर लेकर कह रहे, पहला कौन सा है, पालर पानी, यानी सीधा बरसात से प्राप्त होता है, यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। इसके अलावा दूसरा पानी है पाताल पानी, ये वही भूजल है जो कुओं से हमें निकलता है। और फिर तीसरा जो है रेजानी पानी, यानी जो ना पालर है ना पाताल है, इसके बीच का जो पानी है, धरातल से नीचे तो उतरा लेकिन पाताल में नहीं गया, वो रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं, रेजा शब्द का मैंने पहले भी आपको बताया था कि बारिश कितनी हुई है, वो जो कैलकुलेशन है, वो जो अंदाजा है, वो पहले के लोग जो है वो इंच सेंटीमीटर या आधुनिक उपकरण थे नहीं, तो इस रेजा शब्द से उसका प्रयोग करते थे। और रेजा का माप धरातल में हुई ऊपर वर्षा का नहीं है, धरातल के अंदर समाई हुई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा गया तो उस दिन क्या बोलोगे कि 5 अंगुल रेजो, यानी 5 अंगुल बारिश हुई है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी उसमें मिलकर क्या हो जाएगा, खारा, और वो पट्टी ही उसको अलग करती है। यदि वो पट्टी होगी तो निश्चित तौर पर वो पानी उसको अंदर जाने से रोक देगा और कुएं खोदने में सक्षम होगा। और यदि वो अंदर चला गया पाताल के अंदर तो निश्चित तौर पर वो पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं
बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अब आप देखिए पूरा प्रोसेस बताएंगे कुएं का आपको यहाँ पर कि कुएं की खुदाई कैसे होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, किस प्रकार की जाती है। तो 4-5 हाथ का व्यास, मतलब कुएं का जो गोलाई है, मुंह जो है वो कितना होता है 4-5 हाथ का, और जो इसकी गहराई है वो 30 से लेकर 60-65 हाथ होती है। ये पूरा समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, कुआं और कुएं में अंतर वाला क्वेश्चन भी है, और कुएं की बनावट का भी क्वेश्चन आता है कि कुएं की बनावट किस प्रकार की होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका व्यास है लगभग वो 4 या 5 हाथ का होता है। इसकी जो खुदाई कितनी गहरी होती है तो 30 से शुरू होती है, लगभग 30, कई जगह 30, और लास्ट अंतिम होती है 65 हाथ तक, 30 से 65 हाथ तक मान सकते हैं। और ये जो काम करने वाले चेजारो है वो कुशलतापूर्वक सावधानी से इस काम को करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का क्या है, प्राण। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के क्या ले सकते हैं, प्राण। बिल्कुल सही बात है। यदि आप 60-65 हाथ खुदाई कर रहे हैं, इतनी गहराई तक खुदाई की हुई है, तो निश्चित तौर पर यदि वो ढह जाए, यदि मलबा ऊपर गिर जाए, तो निश्चित तौर पर जो खोदने वाला उसका प्राण जा सकता है। आजकल तो देखो बहुत सारे आधुनिक जेसीबी वगैरह है जिससे तुरंत यदि पता लग जाए तो मिट्टी हटा करके उस आदमी को निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप पहले ही इस बारे में परिचित हो चुके हो कि पहले के समय में ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ये जो उपकरण थे वो मशीनें थी नहीं थी, तो यदि आदमी मलबे में दब गया तो उसकी जान जाने की पूरी संभावना। तो इस काम को बहुत ही वेल प्रिपेयर व्यक्ति कर सकता था। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। डोल से क्या निकाला जाता है, मलबा। अब जो मिट्टी निकाली जाती है उस बाल्टी का नाम क्या है, डोल। और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी ना तो बसके और ना धसे। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते फिर गर्मी बढ़ती जाती, मतलब ऊपर ऊपर वाले भाग तक तो गर्मी कम ही रहती है, ऐसा तो मान के चलो। लेकिन जो जो अपन नीचे जाते हैं ना, त्यों त्यों उसकी गर्मी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, चाहे ऊपर की ओर जाओ चाहे नीचे धरती के अंदर जाओ। और हवा के कम होने लगती है तब ऊपर से मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत की विशाल टीलों तक यहां से वहां तक उड़ा देती है, वही हवा कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने से नारा चेलवांजी को क्या दे देती है, रात। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन होता है। किसी किसी जगह चिनाई किससे की जाती है, ईंट से, और मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, तो फिर उस जगह क्या करते हैं, उस कुएं को रस्से से बांधा जाता है। मतलब देखो केवल खोदने से काम नहीं होता क्योंकि चारों तरफ मिट्टी होती है, तो या तो उसकी चुनाई जो है ईंट से की जाती है, ध्यानपूर्वक सुनिए, या फिर मान लीजिए ईंट सक्सेस नहीं है तो फिर वहां दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा कि वहां रस्से से उसको बांधा जाता है। कैसे कि पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ एक घास होती मरुस्थल में पाई जाने वाली जिसका नाम क्या है, खींप। आप लोगों ने नहीं सुना होगा और आजकल लगभग विलुप्त प्राय है। खींप है, सेवण है, सिणिया है, इस प्रकार की जो मरुस्थल में पाए जाने वाली कम पानी में जिसका हो सके इस प्रकार की जो आपकी क्या है घास होती है, उस घास का नाम क्या है, खींप। और दूसरी जो घास का नाम है वो सेवण है। तो वो इस खींप नामक घास से उसका रस्सा बनाया जाता है, इसकी चुनाई की जाती है। ढेर भर इसको जमा कर लेते हैं, चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर की ओर छोड़ देते हैं। मतलब इसका सिस्टम क्या है कि मान लो 5 हाथ खुदाई करी है आज कुएं की, तो 5 हाथ वो रस्सा बट दिया जाता है उसकी गोलाई में और फिर बाकी जो बचा हुआ रस्सा है वो ऊपर की ओर करके छोड़ देते हैं। अब मान लो अगले दिन 5 हाथ और खुदाई करी है तो वो जो ऊपर वाला 5 हाथ है वो नीचे सरका देंगे और आज 5 हाथ और ऊपर, इस तरह प्रतिदिन 5-5 हाथ खुदाई की जाती जाएगी और ऊपर वाले 5 हाथ को नीचे सरका दिया जाता है और एंड में अंतिम वाला जो 5 हाथ सिरा है वो कवर कर दिया जाता है। फिर अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदते हैं, फिर रस्से के जमाई हुई कुंडली दूसरे में खोद दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में
रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, क्योंकि 5 इंटू 3, बिल्कुल सही बात है, मतलब 15 हाथ। अब आपने एक चीज यहां पर नोट करी है कि यहां पर ना तो इंच से मापा जाता है, ना सेंटीमीटर से, ना मीटर से, हर चीज या तो हाथ से या अंगुलियों से मापी जा रही है। आपने बारिश का देख लिया, यहाँ कुएं के आकार के बारे में, व्यास का देख लिया, गहराई का देख लिया, या फिर जो ये रस्सा है उसके बारे में देख लिया, और रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, और इतने में रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ, मतलब कितना लंबा रस्सा तैयार करना पड़ेगा आपको एक कुएं की खुदाई के लिए? 4000 हाथ। मतलब ऐसा आमतौर पर जो अपनी कोहनी है ना, यहां तक हाथ की मापी जाती है। प्राचीन काल में फिट वगैरह ये भी नहीं होते थे, तो लोग अपने हाथों के माध्यम से उसका आकार नापते थे। तो ऐसी लगभग मान्यता है कि एक गज जो है, आजकल जो गज मानो या जो फिट मानो, तो 2-2.5 फीट एक हाथ माना जाता है। तो कल्पना करो 4000 हाथ जो रस्सा है तो कितना फिट हो गया? 4 इंटू 2.5 यानी 1000 फिट लगभग जो रस्सा है वो तैयार किया जाता है, तो कुएं की खुदाई में काम आता है। लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, नए जो लोग हैं उसको तो यहां की कुएं खुदाई कर रही है या रस्सा बना जा रहा है। कहीं ना कहीं तो ज्यादा पत्थर मिलता है, ना खींच मिलती है, लेकिन रेजानी पानी है तो वह कुएं जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। मान लो अवेलेबल ईंट नहीं है या और कोई पदार्थ वहां अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? वहां पर जो बड़े बड़े लट्ठे हैं, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े डंडे हैं, उससे उसकी चुनाई की जाती है। ये जो रस्सा हो गया वो अलग चीज हो गई, लेकिन ये लट्ठे क्या है उसके बारे में जानेंगे, और किस वृक्ष के होते हैं तो इसके बारे में आपको यहां पर बताएंगे कि ये जो लट्ठे हैं वो या तो अरणी, एक पौधा होता है अरणी, या केर, या फिर बावड़, या फिर कुंभट। ये जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं सारे, अरणी का पेड़, केर सांगरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बावड़ जो बबूल जिसको आप बोलते हैं, और कुंभट क्या होता है? जिसके जो आप केर सांगरी के साथ जो एक गोल गोल आकार का फल सब्जी में बना खाते हो, वो कुंभट के ऊपर लगता, फलियां लगती है कुंभट के ऊपर। तो इसके जो लट्ठे होते हैं, अरणी, केर, बावड़ और कुंभट, इसके मजबूत होते हैं, दमदार होते हैं। उसके डगाड़े यानी जो डाले हैं उससे बनाए जाते हैं। काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी किसकी मानी जाती है? अरणी की। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिले तो फिर आक आप सुनी है, जो आजकल विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि वो थोड़ी कमजोर होती है आग की। ये जो 4 ऊपर पौधे बताए गए, पेड़ बताए गए, उनकी लकड़ी मजबूत होती है, और आग की जो लकड़ी है वो थोड़ी कमजोर होती है। फिर लट्टे नीचे से ऊपर तक एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। खींप मुलायम घास होती है, कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लेते हैं। ये बंधाई भी कुंडली के आकार की होती है, इसलिए इसे सांपिनी भी कहते हैं। ये जो नाम इसका है ना सांपिनी, क्योंकि कुंडली के आकार में वो रस्सी होती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? सांपिनी हो जाता है। नए लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है। एक चित्र द्वारा आपको लेखक ने बड़े सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है जो रस्सा बट रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो जैसे अपन लोग वहां पे जाएंगे, नीचे कुंडली के आकार में यहाँ पर रस्सी देखिए इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन यदि वहां के स्थानीय लोग हैं वो तो जान लेंगे कि ये कुएं की खुदाई की चुनाई हो रही है। लेकिन यदि कोई नया आदमी वहां गया तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति खड़ा जो है रस्से बट रहा है, कुएं की खुदाई हो रही है, उसको ऐसा पता नहीं चलता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख होती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इसी क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाता है। ये हो गई सक्सेस। इतनी मेहनत के बाद, इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद, इतने प्रोसेस के बाद 2 घड़े पानी प्रतिदिन देने की कुएं। आप ऐसा मत मानिए कि जो कुएं खुदाई की प्रतिदिन टैंकर के टैंकर पानी देते, नहीं। अब आपको यहां पर आगे बताएंगे वैसे कि ये बूंद बूंद पानी, और हमेशा ऐसा नहीं कि एक दिन में 20 घड़े आ गया, दूसरे दिन में 10 घड़े आ गए, नहीं। प्रतिदिन आपको 2-2 घड़े, मतलब आप 20 इंटू 20 40 लीटर से ज्यादा पानी नहीं मिलता। और जब एक बूंद पानी की नहीं हो तब 40 लीटर पानी बहुत बड़ी बात होती है। कुएं की सफलता इन सजलता उत्सव का अवसर बनती। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई उत्सव है, जैसे कोई भोज दिया जाता, खाना बनाओ।
यूं तो पहले दिन से काम करने वालों को विशेष ध्यान रखा जाता है, यहाँ की परंपरा है, पर काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन होता था। अब आप देखो, जो चेलवांजी का हम वर्णन कर रहे थे ना, ये चेलवांजी लोग है ना, ये मजदूरी से काम नहीं करते। आजकल तो वैसे कुइयां खुदनी बंद हो गई है, और या फिर खुदाई होती है तो वो कारीगर पैसा लेकर के जो दिहाड़ी मजदूरी है उसके आधार पे वो करेंगे। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जो चेलवांजी लोग है, इसकी खुदाई करने वाले, वे लोग क्या करते थे कि पूरा समाज, वो पूरा एरिया उनका जिम्मेवारी निभाता था। मतलब उनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो समाज की होती थी। और जैसे ही वो कुएं बन के तैयार होती तो एक स्पेशल भोजन, एक गोट दी जाती, एक खाना दिया जाता था। और चेलवांजी को विदाई के समय भी तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उस दिन खत्म नहीं होता। इसको आज प्रथा बोला जाता है। आपने शायद पहली बार सुना होगा। आज प्रथा एक्चुअल में होती क्या है कि कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर काम करेगा तो उसके बदले उसको पैसा नहीं मिलेगा। सारे गांव के लोग उसको अनाज, खाना पीना, कपड़ा लता इत्यादि सुविधाएं देता था। शादी ब्याह होता तो उसको बुलाते थे। आजकल ये आज प्रथा खत्म हो गई है बहुत से। पहले जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, लोहे के बर्तन बनाने वाले लोग, इस प्रकार की खुदाई करने वाले लोग, ये आज प्रथा से काम करते थे। मतलब काम के बदले पैसा नहीं मिलता था, काम के बदले उनका पालन पोषण होता था। आज प्रथा सुने वर्ष भर के तीज त्योहार में, चाहे विवाह हो उसके अंदर, और मंगल अवसरों पर नेग मिलती, भेंट मिलती, और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग से ढेर होता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब समय बदला है तो धीरे धीरे जो है उस खुदाई के बदले उसको पैसा मिलता है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांव में, अब ये एक्चुअल में कुएं की खुदाई होती किस क्षेत्र में, ये तो आपने पढ़ लिया कि राजस्थान के क्षेत्र में होती है। बिल्कुल देखो चित्र में बड़ी सुंदर ढंग से पूरा ये एक गांव में कई कुइयों का पूरा जो है सीरीज बताई हुई है। अब आप देखो कि यहाँ पे लट्ठे का जो प्रयोग आप बता रहे उन कुइयों के अंदर किस तरह किया जाता है ये भी बताया हुआ है। अब राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ये ज्यादा है, तो मैं आपको यहां बताता चलूं कि स्पेशली जैसलमेर और बाड़मेर, ये इन दो एरिया में कुएं ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि वहां पानी की किल्लत रहती थी, इनकी जरूरत महसूस होती थी। अब यहां पर देखो कई गांव हैं, जैसे पालीवाल ब्राह्मणों के गांव हैं या मेघ वालों के गांव हैं, तो इनके हाथों से 200 वर्ष पहले बनी कुइयां आज भी मतलब काम कर रही। मतलब वो बनी कब है, 200 वर्ष पहले। और आज भी, यद्यपि आज इतनी किल्लत नहीं रही क्योंकि लोगों के घरों में जो नल कनेक्शन हो गए हैं या और माध्यमों से पानी आ गया, यद्यपि भूजल तो तब भी खारा था, जो अंदर वाला पानी था तब भी खारा था, आज भी खारा है। लेकिन पहले और आज के सरकारी सुविधाओं में अंतर आ गया, कई मशीनीकरण हो गया, इसलिए वहां पर कुइयों का इतना महत्व नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुएं नहीं है, आज भी है। यद्यपि उन लोगों की नजर में वो घड़े 2 घड़े पानी इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण है। मतलब उसका आकार सिर्फ 5 हाथ ही बताया आपको कि एक तो रेत में जमा नमी से पानी की बूंद धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा करती है कि 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। अब आपको ये बता दिया कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। यदि मुंह बड़ा रखे तो 2 घड़े पानी फैल जाएगा और उसको निकालना मुश्किल होगा, इसलिए मुंह छोटा रखते हैं ताकि कोई बाल्टी या छोटे बर्तन से उसको निकाल लेते हैं। कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग किया जाता है। ये व्हाट इज मीन्स चरस। चरस क्या होता है कि जैसे बाल्टी का छोटा रूप होता है उसको चरस बोला जाता है, ताकि वो आराम से डूब सके। और धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, इसलिए मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर एक लोहे का वजनी क्या बांध देते, कड़ा, ताकि वो डूब सके। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। और भर जाने के बाद उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, ऊपर खींच लेते हैं। पिछले दौर में से कुछ गांव के आसपास सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, तो ट्रक की फटी ट्यूब से भी वो चरस बना लेते हैं। कुएं का व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से भी क्या करता है, रोकता है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसके ढक्कन रखना भी जरूरी है। तो ढक्कन किसका बनाते हैं कि हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे, कहीं पर खस की टटी के भी घास फूस के छोटे छोटे ढक्कन बने हुए मिलेंगे। यहाँ नई सड़कें निकली है
और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक बढ़ी है, इसलिए वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी अब लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी जो खींचने के लिए लगी गिरनी है, जो चक्री है, उसके ऊपर वो ताले लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बनी तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती। चक्री मतलब जिस प्रकार पहले प्राचीन काल कुओं के अंदर होती थी, जैसे अपन उस चक्री को घुमाते रहते पानी ऊपर की ओर आता जाता है। इस चक्री को क्या बोलते हैं? या तो गरेड़ी या चरखी या फरेड़ी, ये तीनों नाम उस चक्री का है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्राय ये गुलेल के आकार के मजबूत तने को काट कर बनाई जाती है। इसमें आर पार छेद किया जाता है, इसको ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बड़ा कठिन है। ओडाक और चरखी जो है चरसी को यहां वहां बिना टकराव सीधे ऊपर की ओर लाती है और पानी बीच में छलक कर गिरता भी नहीं। वजन खींचने में तो इसकी सुविधा रहती ही है। अब देखो खड़िया पत्थर जिसकी अपन बात कर रहे थे, वो क्या है कि पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां, मतलब एक एक एरिया में वहां पर लगभग 40-50 तक कुइयां बनी हुई आपको मिलेगी। हर घर की एक कुएं होती है। अब इसका सिस्टम क्या है, आप ये देखो कि ये जो कुइयां जहां खोदी जाती है ना, मान लो किसी का खेत भी है, पर्सनल खेत है किसी का, लेकिन परिवार वाइज एक एक घर के फैमिली वाइज जो है वो कुएं बांटी हुई होती है। कोई परिवार में सदस्य ज्यादा है तो उसके नाम अलॉट 2 या 3 कुइयां हो जाती है। कोई छोटा परिवार था, यद्यपि पहले संयुक्त परिवार वक्त बड़े परिवार थे, तो एक एक परिवार के 4-4 कुइयां भी होती थी। और कोई यदि उससे कम छोटा है तो 2 कुइयां जो बंट आती थी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में विचित्र ढंग से सिमटती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उसे पानी लेने का हक उसका है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बड़ी है वो गांव समाज की सार्वजनिक जमीन मानी जाती है। उस जगह बरसने वाला पानी बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इस नमी से साल भर कुएं में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी हुई कुएं पर अंकुश किसका रहता है? मतलब ये बात बड़ी है कि उन पर कंट्रोल किसका होता है, सार संभाल किसकी होती है, वो नियंत्रण कौन रखता है? तो गांव का नियंत्रण होता है, उस व्यक्ति का नहीं होता जिसके नाम ये कुएं की हुई है। गांव का लोग, समाज के लोग ही उस पर नियंत्रण रखते हैं। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों बोला जाता है, ये पहले ही हमने चर्चा कर ली, क्योंकि उसमें प्रतिदिन 2-2 घड़े पानी आता है, फिर दूसरे दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स में 2 घड़े पानी। चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती कुएं, इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकलता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधुली बेला संध्या टाइम को बोला जाता है, कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है और गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंबाने की आवाज में समा जाता है। और 2-3 घड़े जाने पर डोल और रस्सियां समेट लेते हैं, कुइयों के ढक्कन बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेगी। अब वापस शाम के टाइम गोधुली बेला को पानी पे लोग आएंगे। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं पूरे राजस्थान में भी नहीं है। अब देखो राजस्थान के 4 जिलों में ज्यादा मिलती है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये भी पूरे मतलब जिले नहीं, इनके भी कुछ कुछ क्षेत्रों में मिलती है और इस कारण वहां गांव गांव में कुइयां ही कुइयां है। जैसलमेर जिले का एक गांव है, नाम याद रखना, खड़ेरों की डाणी। यहां तो 120 कुइयां, ये रिकॉर्ड है सबसे बड़ा कि एक गांव में, गांव जो छोटा होता है, कस्बा बड़ा होता है, शहर नहीं, एक गांव है जिसके अंदर 120 कुइयां है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस गांव को भी 26 यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं ने पार भी कहते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पार के कारण आबाद है, इसलिए उन गांवों के नाम भी क्या है, जैसे जानार आलो पार, सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। अब देखो क्या नाम है, कोई चरोली बोलता है, कोई दादड़ो बोलता है, कोई धड़धड़ो बोलता है, कहीं बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जान देते हैं। लेकिन कहीं पर इस पट्टी का नाम खड़ी भी बोला जाता है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कौन? कुएं। इस प्रकार ये अपना जो है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ हुआ। अब अपन जो है इस पाठ के करेंगे प्रश्नोत्तर। आपने ये देखा कि राजस्थान के लिए पानी किसी सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी महंगा है, क्योंकि ना तो कोई पानी की अन्य सुविधाएं हो। जो प्राचीन काल में एक स्रोत होता था कुआं, उसका पानी क्या हो? खारा। तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? वहां पर यदि 2 घड़े पानी भी मीठा मिले
तो वो किसी सोने से, किसी चांदी से कम नहीं होता, क्योंकि जल बिना सब सून, कि पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और यदि पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिले, यद्यपि वो दूसरे कामों के लिए तो जो भूजल वाला पानी है वो काम ले लेते थे, कुएं वाला पानी काम में ले लेते थे, भले ही वो खारा हो, लेकिन अन्य कामों के लिए वो जो पानी है काम में नहीं ले सकते थे, पीने के लिए काम में नहीं ले सकते थे, इसलिए कुएं उसके लिए बहुत बड़ी कारगर साबित होती थी। इस पाठ के अध्ययन के बाद हम करते हैं प्रश्नोत्तर। तो आपके सामने ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास और सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको कुएं की परिभाषा देनी है, फिर आपको एक सारणी बना करके कुएं में और कुएं में अंतर बताना है कि कुएं की गहराई और कुएं की गहराई में क्या अंतर है, कुएं के व्यास और कुएं के व्यास में क्या अंतर है। ठीक है, तो राजस्थान में रेत अथाह होने के कारण वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, फलस्वरूप नीचे की सतह में नमी फैलती है। यह नमी खड़िया मिट्टी की परत तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह 30 से लगभग 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ चिनाई भी की जाती है और खड़िया पट्टी रिस रिस कर पानी एकत्रित करता है। इसी को क्या कहा जाता है, कुएं। तो कुएं की परिभाषा यदि शॉर्ट में देखें तो आप कह सकते हो कि उन भागों में, ध्यान से सुन लीजिए, कि उन भागों में जिन भागों में धरती के अंदर खड़िया पट्टी उर्फ खड़िया पत्थर चलता है, उन क्षेत्रों में जो भूजल खारा है, कुएं का पानी खाला है, इसलिए उस पानी को, खड़िया पट्टी वाले पानी को प्राप्त करने के लिए जो विशेष प्रकार की खुदाई की जाती है उसे कुएं कहते हैं। ये शॉर्ट में इसका क्या है, आंसर है। अब फिर अंतर वाला क्वेश्चन है, तो कुएं के और कुएं के व्यास, गहराई सब में अंतर है। कैसे कि कुएं केवल व्यास में कुओं से छोटी होती है, गहराई में तो कुएं जितनी ही होती है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद करता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं। तो इसके अंदर भी एक प्रश्न में 2 है कि वर्तमान में भी देखो जल संकट कोई कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि जरूर आज विभिन्न प्रकार के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से भी टैंकरों के माध्यम से या जो हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने का कार्यक्रम है उसके द्वारा या अनेक तरह के संसाधनों के द्वारा पानी पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी भूजल धीरे धीरे जहां मीठा है ना, वो धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो जल संकट तो जितना पहले था उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन आज भी बरकरार है, इसमें कोई दुराय नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो पानी की समस्या आज हो रही है उससे निपटने में बिल्कुल आप कहेंगे कि पानी की समस्या से निपटने के लिए काफी हद तक कारगर हो सकता है। अब देश के अन्य भागों में तो सरकारी और गैर सरकारी अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से प्रिंट मीडिया, विज्ञापन कार्यक्रम, सिने जगत की हस्तियों द्वारा पानी के विषय में कई एडवर्टाइजमेंट दिलाए जा रहे हैं। गांव और शहरों में कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो पानी का दुरुपयोग लोग कम से कम कर सके। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3। चेजारों के साथ साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है। अब आप देखो व्हाट इज मीन्स चेजारो। अब देखो आपने कुएं की जो चुनाई करने वाले लोग हैं ना, इसका नाम आपने पहले भी पढ़ा था, उसका नाम चेजारो भी है और चेलवांजी भी है। तो पहले इसके बारे में समझ लो कि है कौन। जो कुएं के काम में दक्ष लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, कुएं की खुदाई, केवल खुदाई नहीं, उसकी चुनाई में जो एक्सपर्ट लोग हैं उसका नाम क्या है, आपके चेजारो और चेलवांजी है। तो आपसे ये पूछा है कि ये जो चेजारो और चेलवांजी है उसके साथ गांव और समाज का जो व्यवहार पहले कैसा था, आज कैसा है। तो अब आप यहां पर देखिए कि पहले इन चेजारों के साथ गांव और समाज का व्यवहार अलग प्रकार का था और आज निश्चित तौर पर अलग प्रकार का है। कैसे कि पहले जब कुएं की खुदाई होती थी तो उत्सव का अवसर बन जाती थी और उसका रिश्ता जो चेजारों का गांव और समाज के साथ खत्म नहीं होता था। चाहे विवाह का अवसर हो, चाहे कोई और उत्सव का अवसर हो, उस चेजारों को, उसके पूरे परिवार को बुलाया जाता था, उसको भेंट दी जाती थी और साल भर उसका ख्याल रखा जाता था। और अब क्या परिवर्तन आया, अब परिवर्तन यह आया है कि चेजारों लोग भी देखो, जो एक वर्णन पीछे हुआ था आज पर था, और ये जो सिस्टम था ना, ये किस कारण था,
आज प्रथा के कारण था। अब वो चूंकि आज प्रथा खत्म हो गई है, ये खत्म होने के कारण भी दोनों जिम्मेवार है इसके, क्योंकि हजारों लोग जो है अपने काम के बदले में पैसे लेने लग गए हैं, इसलिए वो तरह तरह की भेंट नहीं दी जाती, ना इनके साथ जो त्योहार है, उत्सव है, शादी है, उसके अवसर पर इनको बुलाया जाता है। तो ये व्यवहार में बदलाव आया है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर गांव समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका कारण क्या देखो कि लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को ही कुएं के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। जितनी ज्यादा कुएं का निर्माण होगा उतना पानी की नमी का बंटवारा भी होगा, इससे कुएं की पानी एकत्र करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इस कारण गांव समाज में निजी होते हुए भी कुइयां क्या हो जाती है? सार्वजनिक। इसलिए इसे निर्माण में गांव समाज का क्या बना रहता है? अंकुश। मतलब आपसे ये पूछा गया था कि भाई आखिर लोगों के खेत में बनी हुई है या फिर सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है, मतलब दोनों ही स्थितियों में इस पर कंट्रोल किसका है, अंकुश किसका है, इस पर नियंत्रण किसका है? तो इसका उत्तर यह था कि गांव का और पूरे समाज का इस पर अंकुश है। तो इसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि लोग इस पे भेदभाव नहीं कर सके। लोग जो है कई कुइयों पर एक ही परिवार इसके ऊपर जो है अपना अधिकार नहीं जता सके, लोगों के बीच निष्पक्षता से इसका बंटवारा हो सके, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का इस पर अंकुश नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे गांव का या समाज का होता है। 5वां प्रश्न, कुएं निर्माण संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि ये 3 जो पानी के क्या है प्रकार है, इसका वर्णन जो अपन पाठ के शुरू से पहले कर चुके थे। अब पानी के प्रकारों में पहला प्रकार था पालर पानी, दूसरा क्या प्रकार था? पाताल पानी, और तीसरा जो प्रकार था वो था आपके क्या? रेजानी पानी। ये आपको देखना है। तो अब आपको ये समझना है कि एक्चुअल में पालर पानी क्या है। आप ये देखो, पालर पानी मतलब होता है कि जो सीधा किससे प्राप्त होता है? वर्षा से, उसको बोलते हैं पालर पानी। उसके बाद दूसरा नाम क्या है? पाताल पानी। ये किससे प्राप्त होता है? कुओं से प्राप्त होता है। और तीसरा जो है रेजानी पानी, ये जो पानी प्राप्त होता है वो किससे होता है? कुएं से। मतलब इन तीनों के बारे में ऐसा समझ सकते हैं कि जो डायरेक्टली बारिश से हमें प्राप्त होता है उसका नाम तो अपन क्या ले सकते हैं? पालर पानी। जो नीचे कुएं खोदकर हम प्राप्त करते हैं, भूजल से पानी प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या है? पाताल पानी। और रेजानी पानी ना तो पालर पानी है ना पाताल पानी है, बल्कि बीच का वो पानी जो हम कुइयों से प्राप्त करते हैं, जो खड़िया पट्टी होने के कारण प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या है? रेजानी पानी। देखिए परिभाषा दी हुई है कि पालर पानी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल। वर्षा का यह जल जो बहकर नदी और तालाब में एकत्रित हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मतलब बारिश से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वो स्रोत किसके रूप में बनता है? मतलब इकट्ठा कहां होता है? तो वो या तो नदी में इकट्ठा हो जाता है या तालाब में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो परिभाषा दी हुई है वो पाताल पानी की। वर्षा जल जमीन में नीचे धंसकर भूजल बन जाता है, वो कुएं और ट्यूबवेल के रूप में प्राप्त होता है। पहला तो स्रोत है कुआं और दूसरा है क्या? ट्यूबवेल। यहां पहला स्रोत क्या था? नदी, और दूसरा स्रोत क्या था? तालाब। फिर लास्ट है रेजानी पानी, वो वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता है, परंतु खड़िया पट्टी मेन ये चीज है कि परत के कारण भूजल से नहीं मिल पाता और नमी के रूप में रेत में समा जाता है, और किसके द्वारा अपन प्राप्त करते हैं? कुएं के द्वारा। वो कहलाता है रेजानी पानी। इस प्रकार अपना ये पाठ राजस्थान की रजत बूंदे जो हमने अनुपम मिश्र द्वारा लिखा हुआ पढ़ा, बहुत ही विस्तृत अध्ययन जो पानी के वर्तमान जल संकट के संदर्भ में देखा जाए तो ये काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। और उन दूर दराज के इलाकों में जहां पानी की किल्लत है उसके संदर्भ में ये बड़ी जानकारी वाला पाठ है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके कई टेक्निकल जो वर्ड है, जो शब्द है, शब्दावली, उसके प्रश्न अवश्य अर्धवार्षिक में भी आए और वार्षिक में आने की भी संभावना रहती है। तो आप इस जो पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। बहुत जल्दी किसी अन्य नए पाठ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद।